नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ ने आर्म्स एक्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से अवैध हथियार जब्त कर इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि यह हथियार इनके द्वारा कहां से लाए गए और इसका उद्देश्य क्या था। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने 2 अलग अलग मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान देवराज सिंह राणावत पुत्र किशन सिंह राजपूत, जो कि चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में करनी माता का खेड़ा निवासी है, उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार देशी कट्टा पिस्टल नुमा जब्त कर लिया। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई के तहत रात्रि गश्त के दौरान ही रेलवे कॉलोनी निवासी अंकुर सोलंकी पुत्र राजेंद्र सिंह के कब्जे से भी एक पिस्टल देशी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है और अवैध हथियार के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा यह अवैध हथियार कहां से लाए गए और इसका उद्देश्य क्या था। पुलिस के अनुसार इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। गत कई समय से चल रही अटकलों के बीच उदयपुर से अहमदाबाद के बीच वंदे भारत शीघ्र आरंभ हो सकती है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के अनुसार वंदे भारत को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी है और यह ट्रेन शुरू में उदयपुर से अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन तक संचालित होगी और उसके बाद चित्तौड़गढ़ से इसका संचालन आरंभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में रेलवे द्वारा कुछ काम चलाया जा रहा है, जिसके कारण हाल फिलहाल इसे उदयपुर से आरंभ किया जा रहा है एवं यह सुविधा मिल जाने की वजह से यात्रियों के साथ साथ मरीजों को काफी अधिक सुविधा मिल सकेगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को इसके लिए कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि उदयपुर से आखिरकार कब इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाती है। उदयपुर से अहमदाबाद के असावरा तक वंदे भारत ट्रेन जल्दी शुरू होने की संभावना है। रेलवे ने इसके लिए काम भी आरंभ कर दिया है, लेकिन इस ट्रेन की सौगात चित्तौड़गढ़ के लोगों को कुछ दिनों बाद मिल सकेगी। पहले इसकी शुरुआत उदयपुर से होगी और आने वाले समय में इसका पहला स्टेशन चित्तौड़गढ़ से होगा। अहमदाबाद जंक्शन कालूपुर रेलवे स्टेशन का काम पूरा होगा, उससे पहले ही यह ट्रेन चलने की तैयारी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के अनुसार उदयपुर से डूंगरपुर होकर अहमदाबाद तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है और उन्हें जो संकेत मिले उसके अनुसार शीघ्र ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय पूर्ण विकास के काम से पहले ही वंदे भारत शुरू हो जाएगी। गत कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उदयपुर से वंदे भारत शुरू हो सकती है एवं चित्तौड़गढ़ के लोग भी काफ़ी अधिक खुश हो रहे थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ के सांसद ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में इन दिनों रेलवे पिट लाइन का काम चल रहा है और जैसे ही पिट लाइन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद अहमदाबाद से उदयपुर तक चलने वाली वंदे भारत को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाया जाएगा और बाद में यह चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद के असावरा रेलवे स्टेशन तक संचालित हो सकेगी। चित्तौड़गढ़ से वंदे भारत ट्रेन आरंभ हो जाने से यात्रियों को काफ़ी अधिक सुविधा आरंभ हो सकेगी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से कई मरीजों एवं उनके परिजनों को उपचार के लिए अहमदाबाद निजी ट्रेवल बस या अपने वाहन या टैक्सी से अहमदाबाद तक जाना पड़ता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन आरंभ होने से वह जल्दी अहमदाबाद पहुंच सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, लेकिन जो संकेत सांसद द्वारा दिए गए उसे माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी उदयपुर से अहमदाबाद तो कम से कम वंदे भारत आरंभ हो जाएगी।
एवं इसको लेकर पूर्व में भी यह जानकारी आई थी कि इसका टाइम टेबल भी तय किया जा चुका है। एवं बीच में ऐसा लगा कि शीघ्र यह ट्रेन आरंभ हो जाएगी, लेकिन इस पर विराम लग गया और अटकलों का बाजार समाप्त हो गया। एवं इस पर विराम लगने के बाद अब सांसद द्वारा दी गई जानकारी से उम्मीद फिर से बंधी है कि उदयपुर अहमदाबाद के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान में अध्यक्ष पद के लिए नरेश शर्मा ने शानदार जीत हासिल की। वह 141 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए चांदी बैरागी निर्वाचित घोषित की गई। एवं परिणाम की घोषणा होने के बाद अधिवक्ताओं के समर्थकों द्वारा ढोल नगाड़ों की गूंज पर जमकर आतिशबाजी की गई। उसके पश्चात नव निर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकता के बारे में विचार व्यक्त किए और बाद में यह सभी अधिवक्ता पुराने न्यायालय परिसर पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचकर जीत का जश्न मनाते हुए काफी देर तक यह अधिवक्ता खुशियां बटोरते हुए देखे गए। नई बातें हैं, नई चुनौतियां हैं। इस संस्था के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, उनके लिए हमें सोचना है, हमें आगे काम करना है। आपकी जो अपेक्षाएं हैं मुझसे, वर्तमान न्यायपालिका के समक्ष हमारा एक मजबूत जो हमारे सामने है, मैं निसंदेह रूप से मैंने जिस गुरु से काम सीखा है और जो मेरी काम करने की मनोवृत्ति रही है, मैं अपनी बात को किसी भी पटल पर बहुत ही स्पष्टता से रखने का आदी हूं और अपनी गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता मुझे पसंद नहीं, एक वकील के तौर पर। और अगर मैं एक संस्था के अध्यक्ष पद पर हूं तो आप सभी की गरिमा का नेतृत्व मुझे करना है और मैं आपको पूर्ण रूप व्यवस्था में वकील की गरिमा और वकील के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी ओर से नहीं है। हम किसी भी व्यवस्था को सुधारने में सहायक हो सके के प्रति विद्रोह पैदा करने का हमारा स्वभाव नहीं है। अगर कोई बातें हैं तो वो बातें किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें हमें किस प्रकार से प्रतिनिधित्व, इन बातों के बारे में हम अपनी ओर से हमेशा स्पष्ट रहेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि न्यायपालिका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बहुत बढ़ोतरी की, लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ न बार को कभी सीरियस नजरिए से देखा गया, जबकि संख्यात्मक रूप से हम इस इंस्टीट्यूशन और हम इस न्याय व्यवस्था के, जैसा कि किताबों में भी कहा जाता है, भाषाओं में भी कहा जाता है कि हम रथ के दो पहिए हैं, दूसरे पहिए के बिना न्याय का रथ चल नहीं सकता। लेकिन दूसरे पहिए के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं जाता। इसीलिए
इस भवन में जो वकीलों के हक, चाहे वो हाईकोर्ट से बात करनी पड़े, चाहे राज्य सरकार में संगठन सत्ता के जनप्रतिनिधियों से बात करनी पड़े, उनसे बात करके इस जगह को वकीलों के लिए रिजर्व करना और यहाँ वकीलों के लिए बेसिक बैठने की व्यवस्था है या फ्यूचर में चैम्बर्स बने, उसके लिए योजना बनाना, ये मेरी प्राथमिकता है। वर्तमान में जो चैम्बर हैं अपर्याप्त हैं। करीब 80-85 चैम्बर की डिमांड मेरे निवर्तमान अध्यक्ष ने भेजी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये डिमांड पूरी हो और जितने भी जूनियर मेरे साथी हैं जो अभी हॉल में काफी कश्मकश वाली स्थिति में सटे हुए बैठे हैं, उनको भी चैम्बर मिले, वो भी अपना काम एक डेकोरम से कर सके। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, मेरी ओर से इस संस्था का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमने जो मानदंड बनाए हैं, उससे विपरीत जाकर मैं कभी कोई काम करूंगा नहीं। और जो अधूरे पड़े हुए काम हैं हमारे पिछले साल के, उनको पूरा करना आने वाले समय में हम। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए शुक्रवार को संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर नरेश शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर चांदनी बैरागी, सह सचिव पद पर विशाल सिंह भाटी निर्वाचित घोषित किए गए। शुक्रवार को मतदान होने के दौरान कुल 375 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया एवं सवेरे से जिस तरह मतदाताओं में उत्साह देखा गया, उसे माना गया कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहेगा। 95.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि सचिव पद पर लोकेंद्र सिंह राणावत, कोषाध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार सुखवाल और पुस्तकालय प्रभारी पद पर रोहित कुमार खटीक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके थे। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, भूपेंद्र सिंह महेचा, नरेश शर्मा और संजय मौर्य, लेकिन मतगणना में नरेश शर्मा ने सर्वाधिक 232 मत हासिल किए और शानदार जीत दर्ज की। भूपेंद्र सिंह को 91, संजय मौर्य को 48 मत प्राप्त हुए, जबकि 4 मत निरस्त कर दिए। इस तरह 141 वोटों से नरेश शर्मा ने जीत हासिल की और परिणाम घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिन्होंने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों पर वह जमकर नाचे। उपाध्यक्ष पद के लिए चांदनी बैरागी ने 48 वोटों से जीत दर्ज की, जिन्हें कुल मतों से 209 मत हासिल, जबकि उनके एकमात्र निकटतम प्रतिद्वंदी ललित जोशी को 161 मत हासिल हुए और उपाध्यक्ष पद में कुल 5 वोट निरस्त किए। सह सचिव पद के लिए भी 2 अधिवक्ताओं के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन जीत विशाल सिंह भाटी के खाते में रही, जिन्होंने 191 वोट हासिल किए, जबकि कमलेश डांगी को 172 मत प्राप्त हुए। परिणाम के बाद समर्थकों ने पहले नवीन न्यायालय परिसर में ढोल नगाड़ों की गूंज पर जमकर नाचते गाते हुए इस जीत का जश्न मनाया। वहीं अधिवक्ता बाद में पुराने न्यायालय परिसर पहुंचे, वहां भी उन्होंने नाचते झूमते हुए जीत पर खुशी जाहिर की, जिसके बाद सभी अधिवक्ता कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे एवं वहां आतिशबाजी की। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की वर्ष 2026 की कार्यकारिणी में सभी अभिभाषकगण ने अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस संस्थान में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्थाएं हैं और जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनको पूरा करना और इस संस्थान में वकीलों को सुविधाजनक रूप से वो उनका काम संपादित कर सके, उन सुविधाओं के लिए राज्य सरकार से है, चाहे राजस्थान उच्च न्यायालय से संवाद करके, और इन बेसिक चीज़ों की पूर्ति करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो वर्तमान में न्यायालय में पद रिक्त हैं, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। चित्तौड़गढ़ चूँकि एक सीमेंट हब के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, वर्तमान में यहाँ श्रमिक न्यायालय का जो है अभाव है और भीलवाड़ा से श्रमिक न्यायालय का कैंप होता है, तो श्रम न्यायालय की पूर्ण रूप से स्थापना करवाना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसी आशा के साथ मैं पुनः सभी अभिभाषकगण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस चुनाव को लेकर न्यायालय परिसर में सवेरे से ही काफ़ी अधिक गहमा-गहमी बनी रही। मतदान प्रारंभ होने से पहले ही कई अधिवक्ता न्यायालय पहुंच गए थे एवं जब मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मतदान
स्थल के बाहरी सभी प्रत्याशी अधिवक्ताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए देखे गए एवं उनके समर्थक भी इस अपील के लिए अलग अलग अधिवक्ताओं से संपर्क करने में लगे रहे। मतदान के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने अपनी पत्नी जो कि अधिवक्ता है उनके साथ यानी कि सपत्नीक पहुंचकर मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। इस वर्ष इस चुनाव में काफ़ी कुछ बदलाव भी किया गया। अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसके लिए 15 वर्ष अनुभव की आधार सीमा तय कर दी गई। इसी तरह जो धरोहर राशि है उसको भी बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदों के लिए भी अनुभव सीमा बढ़ाए जाने के साथ ही धरोहर राशि भी बढ़ा दी गई ताकि इस चुनाव में वही अधिवक्ता भाग ले सकें जो कि पूरे जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव हिस्सा में भाग लेकर न केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें बल्कि अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई भी लड़ सकें। कई बार पूर्व में ऐसा होता रहा है जो कि जूनियर अधिवक्ता होते हैं वह भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी किस्मत आजमाइश करते हैं लेकिन बाद में उनकी हार हो जाती है एवं इसमें व्यर्थ समय खराब होने के साथ ही ऐसे अधिवक्ताओं के हितों एवं उनकी लड़ाई के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो नया बदलाव किया गया उसका अधिकांश अधिवक्ताओं ने समर्थन भी किया जिनका कहना है कि भविष्य में भी इसे और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए ताकि इस चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ अधिवक्ता भाग ले सकें। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। सरकार की इन 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर सरकार के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागबार द्वारा कलेक्टर परिसर से अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न रथों को जिले के लिए रवाना किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक में से कोई भी विधायक मौजूद नहीं थे। हालांकि चित्तौड़गढ़ के सांसद इस समय संसद का सत्र चल रहा है, इसका दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन 5 विधायकों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिन विकास रथों को रवाना किया जो कि एक वाहन पर थे और इन पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर जो फ्लेक्स लगाए गए उस फ्लेक्स में राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का फोटो भी था, लेकिन एक रथ पर प्रधानमंत्री का फटा हुआ फ्लेक्स का फोटो लगा दिया गया। यह न केवल घोर लापरवाही रही बल्कि सवाल यह उठता है कि प्रभारी मंत्री के आने से पहले इन रथों को काफी देर पहले कलेक्ट्रेट में खड़ा कर दिया था। अधिकारी बार बार इसका अवलोकन कर रहे थे, तो फिर आखिरकार इस फटे हुए फ्लेक्स को हटाया क्यों नहीं गया। अब देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले के विधायक, सांसद इस तरह की जो लापरवाही की गई उसके लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं, या केवल छोटे कर्मचारी पर ही इसको लेकर बिजली गिरती है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट से चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार द्वारा एक वाहन रैली को निकाला गया। यह वाहन रैली को रवाना किया गया। यह वाहन रैली चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस वाहन रैली के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का न केवल पालन करें बल्कि अपना वाहन हेलमेट चलाकर करें, क्योंकि हेलमेट पहनकर वाहन चलाने से दुर्घटना से न केवल बचा जा सकता है और दुर्घटना होने की स्थिति में भी जान बच सकती है। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा विभिन्न विकास रथों को भी रवाना किया गया, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि जिन विकास रथों को रवाना किया गया जो कि एक वाहन पर थे, वह वाहन राजस्थान के पंजीकृत न होकर मध्य प्रदेश के थे। सभी वाहनों पर मध्य प्रदेश के नंबर ही लिखे हुए थे। एक और जहां बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान की बात कही जाती है, तो क्या पूरे राजस्थान में सरकार को ऐसे वाहन नहीं मिले जिस पर इन रथों को रवाना किया जा सकता था और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सकता था।
सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह रही कि इन रथों पर जो फ्लैक्स लगाए हुए थे उन पर प्रधानमंत्री के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री का फोटो भी लगाया हुआ था। लेकिन एक वाहन पर प्रधानमंत्री का फटा हुआ फ्लैक्स लगाए जाने के बावजूद इस वाहन को रवाना कर दिया गया, जबकि प्रभारी मंत्री के यहां आने से काफ़ी समय पहले ही इन वाहनों को यहां खड़ा कर दिया गया था और कई अधिकारी बार बार इन वाहनों की ओर देख रहे थे। तो क्या उनकी नज़र इस फ्लैक्स पर नहीं गई और उन्होंने इसको बदलना उचित क्यों नहीं समझा? यह अत्यंत एक गंभीर लापरवाही रही जब चित्तौड़गढ़ से ही फटे हुए फ्लैक्स के साथ इस वाहन को रवाना किया गया। तो पूरे ज़िले में जब यह वाहन भ्रमण करेगा तो इस फ्लैक्स की स्थिति उस समय क्या होकर रह जाएगी, यह सोचा जा सकता है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। यही नहीं, जो वाहन रवाना किए गए उसमें एक वाहन का चालक तो अपने वाहन को कलेक्ट्रेट में छोड़कर यहां से रवाना हो गया एवं बाद में उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया, जिस पर आनंद फानंद में चित्तौड़गढ़ के ही एक व्यक्ति को इस वाहन पर बिठाया गया ताकि सभी वाहनों को प्रभारी मंत्री के सामने रवाना किया जा सके और बाद में ऐसे वाहन को कलेक्ट्रेट से रवाना होकर कुछ दूरी पर रोक दिया गया। इस संबंध में ऐसे वाहन पर सवार स्थानीय व्यक्ति ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि वह तो चित्तौड़गढ़ का है। क्या नाम आपका? वही कहाँ के हो? चित्तौड़ के हो? फिर गाड़ियाँ कहाँ से उपलब्ध हुई है? ये गाड़ियाँ कहाँ से मिला आपको दी है? कहाँ जाना आपको ये बताया नहीं? लोकल ही नहीं, लोकल तो आप हो, पर गाड़ी कहाँ जाएगी ये आपको जान? मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं यहाँ तो मैं ये ड्राइवर घूम गया। गत दिनों चित्तौड़गढ़ के विभिन्न वार्डों में सड़क मरम्मत का काम जोर शोर से चलाया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मधुवन क्षेत्र में जो मार्ग चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक के कार्यालय एवं आवास की ओर जाता है उस सड़क की सुध नहीं ली गई, जिससे आक्रोशित होकर क्षेत्र वासियों द्वारा शुक्रवार को इस क्षतिग्रस्त मार्ग को चारों ओर से अवरोध खड़े कर बंद कर दिए गए, कांटे पत्थर आदि लगा दिए गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक इस सड़क को ठीक नहीं किया जाता है तब तक इसी तरह यह मार्ग बंद रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न वार्डों में गत कुछ समय से क्षतिग्रस्त सड़कों की सुध ली जा रही है एवं सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह जानकारी वायरल की जा रही है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक के निर्देश पर इन सड़कों की सुध ली गई और मरम्मत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के मधुवन क्षेत्र में जो मार्ग चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं सांसद के आवास की ओर जाता है उस मार्ग की सड़क की हालत गत कई दिनों से काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार इस संबंध में नगर परिषद का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सूद नहीं लेने पर शुक्रवार को उन्होंने विरोध स्वरूप एक नायाब तरीका अपनाया, जिन्होंने इस क्षतिग्रस्त सड़क की ओर जाने वाले सभी मार्ग पर इस तरह बैरिकेड्स लगा दिए गए एवं जगह जगह अवरुद्ध खड़े कर दिए, जिसके कारण दिन भर इस मार्ग पर आवागमन बंद रहा। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब तक इस मार्ग की सूद नहीं ली जाती है तब तक इस मार्ग को बंद रखा जाएगा। इस दौरान अनिल भारद्वाज, मथुरा गुजर, प्रहलाद गुजर, गोपाल गुजर, मनीष गौतम, गौरव परियार, देवेंद्र गुजर, सीता गुजर, रेणु कुमार, सोनी गुजर, राजीव गुजर आदि उपस्थित थे, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया एवं बताया कि साल भर हो गया रोड नहीं बनी है, हमारी मिट्टी उड़ती है कितनी, और पहले नाले बना उसके बाद रोड बना, सीसी रोड बननी चाहिए। 2 महीने पहले अभी रोड बनी है, पानी आने से बिल्कुल वापस टूट गई, नाले हैं कुछ नहीं करो, पानी से बाहर निकलता है, रोड बड़ी कोई सी रोड बनाओ, पहले नाले बनेगी उसके बाद रोड बनेगी। मक्खी उसमें भी हमारे घर आके सांस की बीमारी है, बीमार हो गए बच्चे और बड़े, रोज मिट्टी आ रहे हमारी मक्खी का आके हमारे घर देखो, कैसे हो रहे हैं।
तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।